वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की अच्छे से चल रही है। आज हम लोग आईटीआई में कॉमन चैप्टर है इंजन ऑपरेशन। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। इसकी एक चैप्टर हमने आपको पहले करवा रखी है जिसमें हमने आपको कंपोनेंट ऑफ इंजन करवाया था, यानी इंजन में जो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट लगे होते हैं उसका क्या क्या काम है, वो चीज़ हमने आपको पिछली क्लास में करवा दिया था। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। उसमें से बहुत सारे चीज़ आज की इस क्लास में हम लोग यूज़ करने वाले। हमने उस क्लास में आपको बताया था कि हम उस क्लास में तीन चीज़ों पर मुख्यतः हमारा फोकस था कि वह कंपोनेंट किस एलिमेंट का बना हुआ है, वह फीट कहाँ है, और साथ ही साथ उसका फंक्शन का है। ठीक है, कैसे वो वर्क करता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो फंक्शन उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। तो आइए आज का हम लोग इंजन ऑपरेशन चैप्टर शुरू करते हैं। इंजन ऑपरेशन यानी इंजन में विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी को हम लोग इंजन ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इंजन जो है वो क्या होता है और इंजन किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा हेडिंग डाल लो इंजन का। इंजन क्या होता है? जो अपने पास फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, चाहे पेट्रोल के रूप में हो, डीजल के रूप में हो, उसमें जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो आप बोलेंगे कि वो जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में उसमें एनर्जी जो है वो स्टोर रहता है। उस केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं? सिलेंडर के अंदर कंबस्शन चैम्बर में जलाते हैं। यहां तक इंजन का कोई कार्य नहीं होता। अब वो जो ईंधन जल रहा है, तो कोई भी चीज जब जलेगी तो उससे उष्मा निकलेगी। उस उष्मा ऊर्जा का उपयोग करता है कौन? इंजन। और उस उष्मा ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले लिखिए केमिकल एनर्जी, शॉर्ट में लिखते हैं सी। केमिकल एनर्जी ये क्या है? अपने पास फ्यूल है। इस फ्यूल को क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। जलाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जलाने के बाद ये किस में बनेगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसमें कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इस हीट एनर्जी को जो हमारा इंजन है वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लो थर्मल प्रोसेस होता है, डेल्टा हमने दिया है। ये अपना थर्मल प्रोसेस, ये किसी प्रकार का आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। डीजल इंजन जो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होता है, जबकि जो पेट्रोल इंजन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है। तो किया क्या जाता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर एक डीजल को कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करके उसको जलाना है ताकि उससे क्या निकले? हीट निकले। ये आगे चल के हम लोग उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो इंजन का एक छोटा सा आपको ये याद रखना है कि इंजन का काम, जब तक उसको उष्मा ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक इंजन का कोई कार्य जो है वो प्रारंभ नहीं होगा। ठीक है, इंजन को जब उष्मा ऊर्जा मिल जाएगी फिर वो अपना क्या करेगा? काम स्टार्ट कर देगा और क्या करेगा? उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और उस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग आप विभिन्न पर्पस के लिए करते हो। गाड़ी को चलाने में, इंडस्ट्री में, बहुत सारी जगह उसका यूज जो है वो आपको करते। क्लियर है? तो हम लोग जो पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे पहले तो केमिकल एनर्जी को कैसे जलाना है वो भी देखेंगे, और जब उसको जला देंगे फिर हम देखेंगे कैसे उसका कन्वर्जन होता है।
तो जब इंजन ऑपरेशन की चर्चा होती है तो इंजन ऑपरेशन में केमिकल एनर्जी से जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी का कंप्लीट प्रोसेस है, इस तीनों की चर्चा यहाँ पर होती। ठीक है, उम्मीद है आपको इंजन समझ में आ गया होगा कि इंजन क्या होता है। अब देखिए, इंजन जो होता है वो दो प्रकार का, इंजन का क्लासिफिकेशन जो है वो जलने के आधार पर किया जाता है कि उसका बर्निंग किस प्रकार से हो रहा है, इस आधार पर इंजन का क्लासिफिकेशन जो है वो। अब देखिए, मान लीजिए कोई इंजन है, मान लो ये कोई इंजन है। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर कोई फ्यूल को जलाना है। क्या करना है, कोई फ्यूल को जलाना है। ध्यान रहे, इंजन के अंदर नहीं जलाना है, हमको कहाँ जलाना है, सिलेंडर के अंदर। इंजन के अंदर जो हमारा सिलेंडर है, कंबस्टन चैम्बर है, उसके अंदर हमारा फ्यूल जलेगा। ठीक है, कंबस्टन चैम्बर से पावर जाता है, इंजन में जाता है। क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए, ये क्या हमारे पास कंबस्टन चैम्बर है। कंबस्टन चैम्बर के क्या अंदर क्या है, हमारे पास ये फ्यूल है। ठीक है, ये कंबस्टन चैम्बर के अंदर क्या है, फ्यूल। तो अगर उस कंबस्टन चैम्बर के अंदर अगर हम उस फ्यूल को जला रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, अंदर जला रहे हैं, तो जब फ्यूल अंदर जलेगा तो इंटरनल कंबस्टन। और दूसरा केस क्या हो सकता है, इस कंबस्टन चैम्बर के बाहर हम क्या करें, यहां पर फ्यूल को जला दें। यहां पर हम लोग क्या करें, इस फ्यूल को जला दें और यहां से जो एनर्जी है क्या करें, डायरेक्ट कहां भेज दे, डायरेक्ट हम लोग भेज दे, इंजन के अंदर भेज दे। तो दो ही कंडीशन बचता है कि उस सिलेंडर चैम्बर के अंदर जला दीजिए, फिर वहां से डायरेक्ट एनर्जी भेज दीजिए, या फिर चैम्बर के बाहर जला दो उस ईंधन को और डायरेक्ट किसी भी मैकेनिज्म से आप एनर्जी जो है आप भेज दीजिए इंजन के अंदर। दोनों प्रकार की एनर्जी जो है हम लोग सप्लाई करते हैं इंजन में। तो जब फ्यूल को इंजन के अंदर जलाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, और जब फ्यूल को इंजन के बाहर जलाया जाता है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। क्लियर है। चलिए देखिए, इसको पहले लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग फिर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन, इसमें ईंधन को सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, इसमें ईंधन को सिलेंडर के बाहर बाहर जलाया जाता है। ठीक है, इसमें सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है और इंटरनल जो सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है। एग्जाम्पल दोनों का पहले देख लीजिए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे आपका स्टीम इंजन हो गया, स्टीम इंजन हो गया, बॉयलर हो गया, ये सब के सब जो है एक्सटर्नल इंजन के पार्ट है। रेलगाड़ी जो पहले कोयले से चलती थी वो भी हमारा एक्सटर्नल इंजन का ही पार्ट होता था। क्या किया जाता था कि एक अलग से उसमें क्या होता था, कोयले के लिए जलाने के लिए एक अलग से चैम्बर बना होता था, और जब कोयला जलता था तो उससे जो हीट बनता था उसको क्या किया जाता था, फिर मैकेनिज्म की सहायता से इंजन के अंदर भेजकर उससे रेलगाड़ी को ड्राइव किया जाता। अब
इंटरनल कंबशन का एग्जांपल देख लो। जितना भी आप गाड़ी देख रहे हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, ये सब की सब गाड़ियां जो हैं वो जो किस इंजन का एग्जांपल है, तो आप कहेंगे सर कि वो जो है हमारा इंटरनल कंबशन का example है। अब आप कहेंगे कि इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन आखिरकार क्या जरूरत पड़ा कि इस दो प्रकार के इंजन को हमको जरूरत पड़ा। देखिए दोनों का अलग अलग अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले उसको आप लिखेंगे पॉइंट वाइज और उसको समझते हुए चलेंगे आगे। तो लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अच्छा हिंदी में यहाँ पे लिखते हैं आप, इंटरनल कंबशन इंजन को आंतरिक दहन इंजन बोलते हैं। आंतरिक दहन इंजन, और इसको लिख लीजिए बाह्य दहन इंजन। टर्नल, इसको लिख लीजिए टर्नल। चलो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला वही पॉइंट कि ईंधन को सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है। फ्यूल को सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है। और ये सिलेंडर कौन सा है? इंजन सिलेंडर, ठीक है ना। सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। फ्यूल को सिलेंडर के बाहर जलाया जाता है। अच्छा एक चीज देखिए कि एक जगह, ठीक है, एक सीमित जगह है जो बंद है, सिलेंडर के अंदर जला रहे हैं, तो जो जगह होगा क्या होगा? सीमित होगा। स्पेस जो होगा हमारे पास लिमिटेड होगा। और जब आप किसी चीज को खुले जगह में जा रहे हैं, ओपन स्पेस में किसी को जला रहे हैं, तो वहां पे स्पेस जो होगा आपके पास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, इसमें जलाने के लिए कम स्थान होता है। इसमें ईंधन जलाने के लिए कम स्थान होता है। इसमें ईंधन को जलाने के लिए अधिक स्थान होता है। अधिक स्थान होता है। क्लियर है? अच्छा पॉइंट नंबर 3, ठीक है। लेफ्ट साइड हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन था, राइट साइड हमारे पास एक्सटर्नल कंबशन इंजन। पॉइंट नंबर 3 पहले लिख लीजिए या फिर समझ लो। हमने क्या कहा कि किसी चीज को जलाने के लिए कम स्थान है और किसी चीज को जलाने के लिए क्या है? अधिक स्थान है। तो अगर आपके पास स्पेस ज्यादा होगा तो आप ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूल को एक साथ जला सकते हो, और अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड है तो आप कम क्वांटिटी में क्या करोगे? फ्यूल को एक साथ जलाओगे। तो जब ईंधन ही कम जलाएंगे तो हमको पावर कम मिलेगा, और जब ईंधन ही ज्यादा जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा?
जो पावर है वो अधिक मिलेगा, क्योंकि उसी ईंधन से तो हीट एनर्जी निकलेगी और उसी हीट एनर्जी से तो पावर जनरेट होगा। तो जितना हीट एनर्जी कम मिलेगा उतना ही पावर कम जनरेट होगा, और जितना हीट एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगा उतना ही आपका पावर जनरेशन जो होगा ज्यादा होगा। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें उष्मा ऊर्जा की कम प्राप्ति होने के कारण कम पावर मिलता है। इसमें उष्मा ऊर्जा की कम प्राप्ति होने के कारण इसमें उष्मा ऊर्जा की कम प्राप्ति होने के कारण इंजन से इंजन को, या फिर इंजन से लिख लीजिए, इंजन से कम मात्रा में शक्ति उत्पन्न होती, शक्ति उत्पन्न होती है। इसी का अपोजिट इसमें लिख लिया जाए कि इसमें उष्मा ऊर्जा की अधिक प्राप्ति होने के कारण इसमें उष्मा ऊर्जा की अधिक प्राप्ति होने के कारण इंजन से अधिक मात्रा में पावर प्राप्त किया जा सकता है, पावर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट हमने अभी तक लिखा। हमने क्या लिखा? इंटरनल कंबस्शन इंजन में सिलेंडर के अंदर फ्यूल को जलाते हैं, अगर किसी चीज को अंदर जला रहे हैं तो हमको लिमिटेड स्पेस मिल रहा है, लिमिटेड स्पेस मिलने के कारण हम लिमिटेड क्वांटिटी में फ्यूल को जला पाएंगे, और जब लिमिटेड क्वांटिटी में फ्यूल को जलाएंगे तो हमको लिमिटेड एनर्जी मिलेगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपको एनर्जी कम मिला है तो आपकी इफिशियंसी कम होगी, और एनर्जी ज्यादा मिला है तो इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो आप इसको पॉइंट नंबर 4 आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये पॉइंट पूछा भी जाता है कि किस इंजन की इफिशियंसी, दक्षता किस इंजन की ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की दक्षता जो होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि इंजन के सिलेंडर के अंदर जला रहे हैं फ्यूल को, और उसमें इंजन सिलेंडर के बाहर जला रहे थे। तो देखिए, बाहर से जला के उष्मा ऊर्जा को किसी मैकेनिज्म के सहायता से इंजन के अंदर लाने में एक तो स्पेशल मैकेनिज्म लग गया, तो उसका भी कुछ कॉस्ट लगेगा, उसका भी कुछ खर्चा लगेगा भाई। साथ ही साथ एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उस ऊर्जा को कुछ ना कुछ लॉस होता है, एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% नहीं होता है, आइडियल मशीन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कोई मशीन कितना भी एक्यूरेसी दे दे 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। 100% एक्यूरेसी देने के लिए उसे कौन सा साइकिल पे वर्क करना पड़ेगा? उसको वर्क करना पड़ेगा कार्नोट साइकिल पे, जो कि आइडियल मशीन का एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। जब आपको हम बताएंगे कार्नोट साइकिल, पेट्रॉन साइकिल, गैस, तो तब हम आपको इसके बारे में
बताएंगे। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, जब इन चीज़ों की चर्चा जब हम लोग करेंगे तब आपको हम इसके बारे में बताएंगे कि आइडियल मशीन का इफिशियंसी कैसे निकाला है। तो आप अभी इतना ही समझिए कि एक जगह से दूसरे जगह को एनर्जी को ले जाने के क्रम में चूंकि वहां पे मैकेनिज्म लगा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो आप कहेंगे सर कैसे लॉस होता है? देखिए इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो। मान लीजिए यहां पर क्या था, ये इंजन था, ठीक है, और यहां पे हमने क्या लगाया है, कंबस्शन चैम्बर बनाया था। कंबस्शन चैम्बर, कंबस्शन चैम्बर को हिंदी में जिनको नहीं पता है ये समझेंगे कि ये फ्यूल को जलाने का स्थान है, ठीक है। ईंधन को जहां जलाया जाता है उस चैम्बर को कंबस्शन चैम्बर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए कि यहां पर हमने ईंधन को क्या किया है, जलाया है। यहां पर हमने ईंधन को जला लिया। अब यहां पे ईंधन को जब हमने जलाया तो हमको हीट एनर्जी मिला। तो यहां से देखो, यहां पर किसी, मान लो हम किसी पाइप के थ्रू ले जा रहे थे, ठीक है। इस पाइप के थ्रू हम क्या कर रहे थे, यहां से उष्मा ऊर्जा को इस इंजन के अंदर ले जा रहे हैं। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की यहां पर बात हो रही है। तो देखिए यहां पर इस पाइप के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा उपस्थित है। तो आपने पढ़ा होगा प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। यानी एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। क्या होगा, कम होगा। एरिया जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा प्रेशर जो है हमारा कितना हो जाता जाएगा, कम होता जाएगा। एक तो इसमें पहला लॉस हो गया हमको कि प्रेशर का लॉस होता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी आप दूसरे शब्दों में जब डिजाइन किया जाता है तो इस इंजन को यह भी ध्यान रखना होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन अगर इंजन है तो सिलेंडर, इंजन सिलेंडर से कंबस्शन चैम्बर के बीच का डिफरेंस कितना है उसको भी उसको देखना पड़ता है कि अगर ये डिफरेंस जितना कम होगा जो प्रेशर का लॉस है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, प्रेशर लॉस, इसमें पहला तो ये लॉस हो गया। दूसरा लॉस आप खुद देखिए कि यहां पर हवा है, तो इस जो पाइप है, पाइप के अंदर क्या है, हीट है। पाइप के अंदर क्या है, हीट है, यानी उष्मा है, और बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो हीट का जो टेम्परेचर होगा ज्यादा होगा, और जो हमारे पास एयर है, सिंपल एयर है, नॉर्मल एयर है, उसका जो टेम्परेचर होगा कम होगा। और आपको पता है कि आप सभी लोगों ने कई बार पढ़ा है, जब आप लोगों ने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ा था, कि जो उष्मा का प्रवाह होता है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। तो देखिए जो हमारे पास पाइप है, पाइप के अंदर क्या था, अधिक उष्मा थी, और पाइप के बाहर क्या है, कम उष्मा है। ठीक है, आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि पाइप के अंदर ज्यादा टेम्परेचर है और पाइप के बाहर जो है कम टेम्परेचर है। तो उष्मा का बहाव जो होगा, ताप का जो भाव होगा, अंदर से बाहर की तरफ हो जाएगा। लेकिन हमारा तो एक फंक्शन नहीं था, हमारा तो पर्पस था कि जो सिलेंडर, जो हमारे पाइप के अंदर हीट है उसको इंजन के अंदर भेजना। लेकिन कुछ मात्रा में यहां से जो हीट है वो वातावरण में चला जाता है। तो प्रेशर लॉस के साथ साथ आपको क्या होता है, टेम्परेचर लॉस भी यहां पर होता। ठीक है, तो दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का यही है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां पर समझिए कि मान लीजिए अगर हमने इसी इंजन सिलेंडर के अंदर ही यहां पर अगर फ्यूल दे दिया होता, ठीक है, यहीं पर इस फ्यूल को हम जला लेते, तो हमको जो इतना बड़ा मैकेनिज्म लगाना पड़ा है कि इसमें पाइप लगाइए, बहुत पाइप, सिर्फ पाइप ही नहीं लगा, बहुत सारा मैकेनिज्म लगा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर कंबस्शन चैम्बर बनाया है वो हमको नहीं बनाना होता। तो कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग भी कम जाता। तो कॉस्टिंग कमेगा तो हमारा पावर का जो प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होगा वो घटेगा। ठीक है, तो दोनों का डिसएडवांटेज और एडवांटेज यही होता है। इसको आप शब्दों के रूप में भी लिख लीजिएगा, हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों ने कितना समझा वो तो आपके ऊपर है भाई। देख लीजिए, फिर से हम आपको दोबारा से रिवाइज करा देते हैं कि हमने अभी तक आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज में क्या बताया। पहले हमने आपको ये बताया कि जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है इसमें आपको कोई स्पेशल प्रकार का मैकेनिज्म नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग में उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो उसमें क्या होगा, आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसमें लगाया है तो आपको क्या होगा कि उसमें आपको पावर जो है ज्यादा मिलेगा। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में क्या होगा, पावर ज्यादा मिलेगा, इंटरनल कंबस्शन इंजन में पावर कम मिलेगा। इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो एनर्जी लॉस होता है, पावर लॉस होता है, वो बहुत ही ज्यादा कम होता है।
ठीक है। और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में जो पावर का लॉस है, एनर्जी का लॉस है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंटरनल कंबस्शन। तो ये 3 पॉइंट मुख्य रूप से जो अंतर है इन दोनों के बीच में, जो आपको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। इसकी दक्षता, दक्षता यानी इफिशियंसी जो है कम होती है। इसकी दक्षता जो होती है वो ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। अच्छा, आप एक चीज और यहाँ से, ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण हमने लिख रहे हैं। इस चीज को आप समझिए कि अगर जिसकी दक्षता ज्यादा होगी उसको आप ज्यादा भारी काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिसके पास पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करेगा, और जिसके पास पावर कम होगा वो कम हैवी लिफ्टिंग करेगा। ठीक है, तो यही कंडीशन होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको एनर्जी चाहिए, यानी कि आपको हैवी वर्क करना है, तो उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रयोग करते हैं। और जब आपको कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, हम लोग बॉयलर की बात करें, हम लोग बात करें टरबाइन की बात करें, हम लोग स्टीम इंजन की बात करें, इन सभी इंजन्स में जो होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मान लीजिए आप थर्मल पावर प्लांट पे आते हैं, वहां पे भी जो इंजन होता है वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन ही होता है। वहां पर क्या है, कोयले को जलाकर उष्मा उत्पन्न की जाती है। अब पेट्रोल को जलाएंगे, डीजल को जलाएंगे, तो उसके लिए हमको एक कंबस्शन चैम्बर चाहिए होगा। तो कितना बड़ा कंबस्शन चैम्बर हम बना सकते हैं? आप कई बार ये क्वेश्चन बच्चों द्वारा पूछा जाता है कि सर हम पावर लॉस को कम करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, इसको आप फिर से प्रेशर और फोर्स का ये जो कॉन्सेप्ट था उसी को आप समझिएगा तो यहां पर आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। टेम्परेचर लॉस, प्रेशर लॉस कैसे हुआ हमने आपको बताया था। यहां पे देखिए क्या है, ये इंजन है। इंजन के अंदर हम इंटरनल कंबस्शन इंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर ये कंबस्शन चैम्बर, कंबस्शन चैम्बर, ठीक है। दूसरा कंबस्शन चैम्बर हमने इतना बड़ा बना लिया। ठीक है, देखो भाई, ये भी क्या अपने पास कंबस्शन चैम्बर। चल देखिए, किसकी बात हो रही थी, इंटरनल कंबस्शन इंजन की यहां पर बात हो रही थी। तो देखिए, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस कंबस्शन चैम्बर का एरिया आपको क्या दिख रहा है, इसको A1 कंसीडर कर लो, इसको आप A2 ले लो। तो देखिए, इस कंबस्शन चैम्बर का आपको एरिया जो है कम दिख रहा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो जिस कंबस्शन चैम्बर का एरिया कम होगा, एरिया अगर जिसका भी कम होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और एरिया जैसे ही बढ़ेगा प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर कम होगा तो एनर्जी हमको क्या होगा, कम मात्रा में मिलेगा। तो यही लिमिटेशन होता है इंटरनल कंबस्शन आंतरिक दहन इंजन के साथ, कि हम बड़े बड़े हैवी लिफ्टिंग के लिए हम इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रयोग कर नहीं कर पाते। कि ठीक है, अब ईंधन को जलाने के लिए हम बहुत बड़ा कंबस्शन चैम्बर बना तो देंगे, लेकिन जितना बड़ा कंबस्शन चैम्बर हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या होगा, घटता चला जाएगा। और प्रेशर घटेगा तो हमारा जो पावर जो कंजम्पशन रेट है वो भी क्या होगा, हमारा वो
पावर प्रोड्यूसिंग रेट जो है हमारा क्या होगा, वो घटता चला जाता है। तो यही कारण है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रयोग होता है, ना कि इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि वहां पे हमने उसको जला लिया और उसके बाद फिर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते। तो ट्रांसफर करने में लॉस तो होता है, लेकिन फिर भी इतना लॉस नहीं होता है कि उसकी जगह हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन का प्रयोग कर। क्लियर है? चलिए, तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन देखा है, अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासिफाई करने वाले, कैसे कैसे इसको पढ़ा जाए। चलिए, सबसे पहले एक्सटर्नल कंबशन इंजन देख ले, या फिर इंटरनल कंबशन देख लो, आंतरिक दहन इंजन ही देख लो। इंटरनल कंबशन, ठीक है, इंटरनल कंबशन, आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन को सबसे पहले हम लोग मुख्यतः जो तोड़ते हैं वो दो तरीके से इसको तोड़ेंगे। कौन कौन सा है? एक अपना पेट्रोल इंजन होगा और दूसरा होगा डीजल इंजन। पेट्रोल और दूसरा डीजल, ठीक है। इसके अलावा भी आपका सीएनजी हो सकता है, लेकिन वो कन्वेंशनल तरीका नहीं है। अभी जो मुख्य तौर पे हम लोगों को आपके सिलेबस में पढ़ना है वो दो ही तरीके से आपको पढ़ना है, पेट्रोल और डीजल के बारे में पढ़ना है। फिर अब इस पेट्रोल इंजन को हम लोग क्या करेंगे, दो अलग भागों में इसको तोड़ने वाले हैं। ये कौन सा भाग होगा? तो ये होता है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक, ठीक है। चलिए, डीजल इंजन है, डीजल इंजन को भी हम लोग क्या करेंगे, डीजल इंजन को तोड़ेंगे दो भाग, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। तो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी होता है, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी होता है, टू स्ट्रोक डीजल इंजन भी होता है, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन भी होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा आंतरिक कंबस्शन इंजन का क्लासिफिकेशन हो। इसको आप लोग एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर आप साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं तो इसको आप लोग लिख लें, ठीक है। अच्छा, अब बच गया हमारे पास एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का क्लासिफिकेशन नहीं होता है, उसका कुछ टाइप है जो कि आपको पढ़ना है। जैसे आपको स्टीम इंजन के बारे में पढ़ना है, बॉयलर के बारे में पढ़ना है, टरबाइन के बारे में पढ़ना है, तो उसको हम लोग लास्ट में हम आपको बता देंगे। बहुत ज़्यादा उससे वहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं आता है, और उसके बारे में ज़्यादा आपके सिलेबस में चीज़ें हैं भी नहीं जो कि आपको पढ़ना है। सीधा सीधी आपको पूछेगा, हार्डली जो पूछता है आपसे कि पूछेगा कि बताइए कि जो हमारा भाप टरबाइन है वो किस साइकिल पर कार्य करता है, ठीक है। जो हमारे पास गैस टरबाइन है वो किस साइकिल पर कार्य करता है, ठीक है। कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें जो वहाँ से पूछी जाती हैं। तो जब हम लोग साइकिल चैप्टर शुरू करेंगे, जब कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पढ़ेंगे, तो वहीं पर हम आपको सारा चीज़ बता दें, ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन मुख्य मकसद है वो किस चीज़ पे है, तो आप कहेंगे कि हम लोगों का जो मुख्य मकसद है अभी पढ़ने का वो है वो जो हम लोगों का मुख्य मकसद है पढ़ने का कि इंटरनल इंजन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो अभी शुरू करेंगे पेट्रोल इंजन पढ़ेंगे, ठीक है। और पेट्रोल इंजन में लास्ट से शुरू करने वाले हैं। पेट्रोल इंजन का लास्ट सबसे अगर आप देखिएगा, पेट्रोल इंजन का सबसे लास्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे कि जो पेट्रोल इंजन का सबसे लास्ट जो है हमारे पास फोर स्ट्रोक, हमारे पास क्या है, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए
4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। चलिए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये चीज यहां पर हेडिंग डाल लो और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले। अब इस इंजन को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको आपको जानना बेहद ही जरूरी। तो कुछ टर्मिनोलॉजी को लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए टीडीसी। फुल फॉर्म होता है उसका टॉप डेड सेंटर। ठीक है, टॉप डेड सेंटर। अब ये होता क्या है इसको भी जान लीजिए। लिख लो, वह अधिकतम सीमा वह अधिकतम सीमा जहां तक पिस्टन जा सकता है, पिस्टन जा सकता। अब आइए, दूसरा जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है बीडीसी। फुल फॉर्म इसका होता है बॉटम डेड सेंटर। लिख लीजिए इसमें कि वह न्यूनतम सीमा वह न्यूनतम सीमा जिसके नीचे पिस्टन नहीं जा सकता, इसके नीचे पिस्टन नहीं जा सकता, पिस्टन नहीं जा सकता। ठीक है, ये हो गया आपके पास टीडीसी और बीडीसी। एक और टर्मिनोलॉजी बार बार इसमें यूज होगा उसको भी लिख लीजिए कि स्ट्रोक। ठीक है, चलिए रफली इसको समझिए फिर आगे चल के हम आपको समझाते हैं। मान लो ये टीडीसी है और ये बीडीसी है। ठीक है, इससे ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता और इसके नीचे पिस्टन नहीं जा सकता। ठीक है, तो टीडीसी से लेकर बीडीसी के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। लीजिए इसको, पिस्टन के द्वारा पिस्टन के द्वारा टीडीसी से लेकर टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी बीच तय की गई दूरी को स्ट्रोक कहा जाता है। स्ट्रोक कहा जाता। हमने क्या लिखा इस फिगर के माध्यम से यहां पर आप इसको समझिए। देखिए ये पिस्टन का यहां पर जो होगा ये टीडीसी है और ये पिस्टन का बीडीसी है। ठीक है, अच्छा अब देखो
ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये क्या हमने लिखा, टॉप डेड सेंटर है, और ये वाला क्या है, बॉटम डेड सेंटर है। यानी ये जो आप पिस्टन देख पा रहे हैं, पिस्टन यहां से लेकर यहां तक जाएगा या फिर यहां से लेकर यहां तक आएगा। ऊपर और नीचे ये क्या करता है, लगातार इसका कंटिन्यूअस जो है वो जब चलता रहता है उसका ऑपरेशन। कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका जो इंजन है वो स्टार्ट, ठीक है। इंजन बंद होएगा तो ये प्रोसेस भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यहां से टीडीसी से लेके बीडीसी तक गया, फिर बीडीसी लेकर टीडीसी तक गया, दोनों में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा क्या वो सेम करेगा, बिल्कुल कहेंगे कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, दूरी जो तय करेगा वो बिल्कुल ही बराबर करेगा। तो टीडीसी से बीडीसी तक जाए वो भी स्ट्रोक हो गया, फिर या फिर बीडीसी से टीडीसी तक गया वो भी एक स्ट्रोक हो गया। यानी आप ऐसा कर सकते हो कि अगर एक बार पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आ जाए तो वो एक स्ट्रोक हो गया, ठीक है। तो जितना बार टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच में वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितना नंबर ऑफ टाइम ट्रैवल करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो तीन टर्मिनोलॉजी, टीडीसी, बीडीसी, उसके बाद स्ट्रोक। अच्छा, यहाँ पे नोट करके या बाद में ये लिख ही लीजिए कि नोट करके कि वॉल्व का जो प्रयोग होता है वो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, लिख लीजिए 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, ठीक है। और जो पोर्ट होता है, पोर्ट का प्रयोग जो होता है 2 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन दोनों का वॉल्व और पोर्ट का जो होता है सेम ही होता है, एक चीज छोड़ के वो भी आपको बताएंगे अभी, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, लेकिन नाम जो है उसका अलग अलग कर दिया गया है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आए हैं कि बॉल्व का प्रयोग किसके लिए होता है, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए या फिर 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा मारे ना मारे, तो लिख लीजिए इसको कि बॉल्व का प्रयोग किसके लिए होता है, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है। और जो हमारे पास पोर्ट है उसका प्रयोग जो होता है वो किसके लिए होता है, पोर्ट का जो प्रयोग है वो 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। आप कहेंगे क्या सर इसमें कोई दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं, सुनिएगा। जो वॉल्व होता है वो इनलेट वॉल्व होता है और आउटलेट वॉल्व होता है, ठीक है। वैसे ही जो पोर्ट होता है, इनलेट पोर्ट होता है, आउटलेट पोर्ट होता है और ट्रांसफर पोर्ट होता है। एक्स्ट्रा जो एक पोर्ट आया है, ट्रांसफर पोर्ट आया है, उसका फंक्शन जो होता है वो अलग होता है। बाकी इनलेट वॉल्व हो या फिर इनलेट पोर्ट हो, दोनों का फंक्शन सेम ही है। आउटलेट वॉल्व हो या फिर आउटलेट पोर्ट हो, दोनों का फंक्शन जो होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो जब आपको 2 स्ट्रोक इंजन हम बनाएंगे बताएंगे तब आपको उसके बारे में सारा डिटेल हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफर पोर्ट का प्रयोग जो होता है वो पावर को कैसे ट्रांसफर करने के लिए, उसको ट्रांसफर पोर्ट के साथ साथ डिफ्लेक्टर पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का एक कंप्लीट फिगर है उसको आप देखिए। इसमें देखो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कहने का मतलब होगा कि इसमें जो स्ट्रोक की संख्या होगी कितनी होगी, 4 होगी। स्ट्रोक की संख्या 4 होगी। अब वो स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं उसको आपको समझने की जरूरत है। तो पहला स्ट्रोक है इनटेक स्ट्रोक, लिखा हुआ है। दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा है पावर स्ट्रोक और चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और ये चारों का चारों सीक्वेंस जो है ना आपको याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, वो देता है कि इंजन ऑपरेशन का सही सीक्वेंस बताइए, और इसी चारों को मैनिपुलेट करके देगा, ठीक है। आपको ऑप्शन क्वेश्चन देता है कि इंजन ऑपरेशन का सही सीक्वेंस बताइए, वहां पर आपको क्या करेगा, सक्शन के बाद वो आपको पावर दे देगा, पावर के बाद एग्जॉस्ट दे देगा, एग्जॉस्ट के बाद आपको कंप्रेशन दे देगा, पूछ लेगा क्या ये सही सीक्वेंस है, आपको यस और नो में जवाब देना होता। तो ये चारों सीक्वेंस याद करिए। कौन कौन सा, पहला सक्शन, ठीक है, उसको इनटेक स्ट्रोक के भी नाम से जानते हैं, तो लिख देते हैं इनटेक या फिर सक्शन। दूसरा कंप्रेशन, सक्शन के बाद क्या होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद पावर, और पावर के बाद क्या होता है एग्जॉस्ट, या इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सपेंशन स्ट्रोक भी इसको कहा जाता है। पावर स्ट्रोक को जो है वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं। चलिए यहाँ पर फिगर गंदा करने की जरूरत नहीं है। जब
चीजें आएंगी तो साथ ही साथ उसको हम लोग करते हुए। तो आपने हेडिंग डाली है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। इस फिगर को, आप इन 3 फिगर को भूल जाइए। आप कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इस तीनों फिगर को आप क्या करिए, दिमाग से निकाल दीजिए। और इस फिगर को 1 मिनट के अंदर आप क्या करिए, इसको देखिए अच्छे से, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, देख लिया आप लोगों ने। देखो, बहुत ही अच्छा फिगर है और यहाँ से काफी सारी चीजें आपको जी होंगी वो क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पर एक चीज देखिए कि ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, तो यहाँ पर देखो, ये जो वाला पार्ट है इनलेट वाल्व है, और ये पार्ट जो है हमारा वो आउटलेट वाल्व है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनलेट वाल्व जो है वो ओपन है और आउटलेट वाल्व जो है हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। पिस्टन का अगर मूवमेंट देखिए तो एरो के निशान से आपको दिख रहा होगा कि पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यही सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद कौन कौन सा प्रोसेस होता है उसको भी देखेंगे। इसका आप रफली फिगर देखिए क्योंकि हमने बनाया है, और उसके बाद हम लोग आगे की ओर इसके सारे सीक्वेंस को पॉइंट टू पॉइंट देखें। देखिए ये क्या है, सक्शन स्ट्रोक का एक फिगर जो वहां पर आपको दिख रहा था वो हमने यहाँ पर बनाया है। देखिए पिस्टन का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चंस भी आता है कि बताइए सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की गति किस तरफ होती है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्या है कि ये सक्शन स्ट्रोक है। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की जो गति होती है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि देखो यहाँ पे इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व। ठीक है, आउटलेट वाल्व को एग्जॉस्ट वाल्व के नाम से भी क्लियर। चलिए, इनलेट वाल्व हमने लिख दिया है कि इनलेट वाल्व क्या है, ओपन है, और आउटलेट वाल्व जो है क्या है, क्लोज्ड है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने यहाँ पर एक, ये देखो ये पिस्टन है। ठीक है, चलिए, ये जो है पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से ये जो जोड़ता है ये कनेक्टिंग रॉड है। बताया था हमने कनेक्टिंग रॉड की पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कौन जोड़ता है, क्रैंक शाफ्ट से कौन जोड़ता है, तो वो जो जोड़ता है हमारा कनेक्टिंग रॉड जोड़ता है। और क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाई व्हील लगा होता है। ये भी चीजें हमने आपको जब आपको बताया था, कंपोनेंट बताया था, उसमें हमने आपको बता रखा है। तो इसलिए हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, तभी जाके आपके लिए काफी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलो भाई, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से लिख लो, क्रैंक शाफ्ट, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कौन जोड़ रहा है, कनेक्टिंग रॉड जोड़ रहा है। अब इस कनेक्टिंग रॉड नहीं, क्रैंक शाफ्ट से कौन कनेक्ट है, फ्लाई व्हील कनेक्टेड। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, किसी इंजन को स्टार्ट करते हो, तो फ्लाई व्हील जो है सबसे पहले रोटेट होना शुरू होता है। ठीक है, तो जैसे ही फ्लाई व्हील रोटेट होगा, ठीक है, फ्लाई व्हील जैसे ही वो क्या करेगा, घूमेगा, तो फ्लाई व्हील से घुमा हुआ होता है, क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ होता है। और कनेक्टिंग रॉड जब नीचे की ओर खींचेगा तो हमारा पिस्टन जो है नीचे की तरफ क्या होगा, खींचना शुरू हो जाएगा। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि इंजन को स्टार्ट करने में सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे सर कि फ्लाई व्हील। उससे पहले क्या स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हम लोग फ्लाई व्हील से जो है हमारा स्टार्टर मोटर कनेक्टेड होता है। जब आपको इग्निशन सर्किट के बारे में बताया जाएगा तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि स्टार्टर मोटर से हमारा फ्लाई व्हील कनेक्टेड होता है। फ्लाई व्हील क्या होता है, स्टील का एक पहिया होता है, बहुत ही ज्यादा मोटा एक पहिया होता है, भारी पहिया होता है, जिसमें स्थितिज ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होके रहता। वो पोटेंशियल एनर्जी जब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक की सहायता से। तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, पहले पुश करेगा क्रैंक शाफ्ट को। क्रैंक शाफ्ट जब खींचना शुरू होगा तो उससे क्या जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग रॉड जुड़ा हुआ है। तो कनेक्टिंग रॉड
खींचना शुरू हो जाएगा। जब उस कनेक्टिंग रॉड से क्या जुड़ा हुआ है आपका, पिस्टन जुड़ा हुआ है, तो पिस्टन जो है क्या करेगा, नीचे की तरफ खींचना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहां से एक चीज, पिस्टन जो है हमारा स्ट्रेट लाइन में, अगर आप इस एरो को देख रहे होंगे तो सीधी रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में पिस्टन ऊपर नीचे की ओर गतेगा। तो पिस्टन की जो गति होती है वो रैखिक गति होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट है उसकी जो गति है कौन है, वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है, बीच में जो कंपोनेंट लगा हुआ है कनेक्टिंग रॉड, यही इसका काम हो, यही इसका। क्लियर। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया सक्शन स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन होगा, आउटलेट वाल्व क्लोज्ड होगा। पिस्टन की स्थिति जो होती है वो टॉप डेड सेंटर पर होती है। पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से क्या करता है, बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। और जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर पहुंच जाएगा तो सक्शन स्ट्रोक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर बॉटम डेड सेंटर से वो टॉप डेड सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देगा, तो अपना दूसरा प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक। तो पिस्टन स्ट्रोक के सक्शन स्ट्रोक के या फिर इनटेक स्ट्रोक के जितने भी पॉइंट है उसको लाइन बाय लाइन सबसे पहले लिखिए, और इसमें हम लोग आगे की ओर बढ़े। देखो भाई देखो सक्शन स्ट्रोक, ठीक है, चलिए लिखेंगे। सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। और ये किस चीज के लिए लिख रहे हैं, ध्यान देना है आपको, सक्शन स्ट्रोक, ये जो हमारा बात हो रहा है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात यहां पर हो रही है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसकी बात हो रही, लिख भी लो यहाँ पे पेट्रोल इंजन का बात हो रही है, तो बाद में कहीं आप कंफ्यूज हो जाइए। पेट्रोल इंजन, सक्शन स्ट्रोक, पेट्रोल इंजन का बात। चलो देखिए, पॉइंट नंबर वन हमने क्या कहा, इसमें जो इनलेट वाल्व होता है क्या होता है, खुला हुआ होता है। इनलेट वाल्व खुला होता है तथा आउटलेट वाल्व क्लोज होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पिस्टन टीडीसी की तरफ, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है। और ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे कि पिस्टन की स्थिति कहाँ होगी, इनलेट वाल्व खुला होगा कि आउटलेट वाल्व खुला होगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा अब इस फिगर को ध्यान से आप देखिए, ये फिगर, पिस्टन जो है सक्शन स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ रहा है, तो पिस्टन का जो गति है वो कैसी है, नीचे की तरफ गति है कि ऊपर की तरफ गति है, तो आप कहेंगे कि सर इसकी गति जो है वो नीचे की तरफ गति है, इसको हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में, चाहे डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो, उसमें 2 डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा और 2 अपवर्ड स्ट्रोक होता है। कौन कौन सा स्ट्रोक होता है, डाउनवर्ड स्ट्रोक अल्टरनेटिव, पहला क्या सक्शन, उसके बाद क्या होगा आपका, कौन सा होगा
पावर स्ट्रोक। सक्शन और पावर जो होता है वो होता है अपना डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है, और जो कंप्रेशन है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक है वो हमारा अपवर्ड स्ट्रोक होता है। तो पॉइंट नंबर 3 यहां से लिख लीजिए, इसे डाउनवर्ड स्ट्रोक भी कहते हैं। इसे डाउनवर्ड स्ट्रोक भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। सक्शन स्ट्रोक को हम लोग इनटेक स्ट्रोक के भी नाम से जानते हैं, इसे लिख लीजिए, इनटेक स्ट्रोक भी बोला जाता है। अब इनटेक क्यों बोला जाता है जस्ट बताता हूं। इनटेक स्ट्रोक भी कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, इनटेक का मतलब होता है अंतर ग्रहण करना, यानी किसी भी चीज को अंदर ग्रहण करना। तो पिस्टन के अंदर क्या है, सक्शन स्ट्रोक में जो है वो कुछ ना कुछ ईंधन या फिर हवा जो है वो अंदर आ रही, इसी कारण इसको हम लोग इनटेक स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और वीवीआई पॉइंट, इसको आप लोग करके लिख लीजिएगा, और यही डिफरेंस होता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। बेसिक डिफरेंस का भी कारण यही बनता है। अगर ये पॉइंट आपको पता है तो सारा पॉइंट अपना मन से लिख लीजिएगा, वीवीआई करके आप इसको लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो हम आपको दिखा रहे हैं कि पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में हवा के साथ साथ हवा और ईंधन का मिश्रण, हवा तथा ईंधन, फ्यूल लिख लीजिए, फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, चलिए पहले इसको आप देख लीजिए, फिर हम आपको वो डीजल इंजन वाला पॉइंट भी यहीं पे लिखेंगे। हमने क्या कहा कि हवा तथा फ्यूल के मिक्सर को सिलेंडर के अंदर भेजा था। तो पेट्रोल इंजन में किस फ्यूल का यूज करेंगे, तो पेट्रोल इंजन में जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं पेट्रोल का यूज करेंगे, और डीजल इंजन में डीजल फ्यूल का यूज करते हैं। तो आप दूसरे शब्दों में आप ये भी लिख सकते हो अपने नोट्स में कि हवा और पेट्रोल के ईंधन को सिलेंडर के अंदर सक्शन स्ट्रोक में भेजा जाता है। पॉइंट नंबर 6, और ये डिफरेंस भी है, इसको लिख लीजिएगा कि डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में, डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा, ठीक है, ओनली एयर सिलेंडर के अंदर भेजी जाती है, सिलेंडर के अंदर भेजी जाती। ठीक है, देखिए भाई, इसको आप नोट डाउन करके अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ना जाने कितनी बार केवल हवा किसके अंदर भेजी जाती है, डीजल इंजन में, ठीक है, और पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में हवा तथा फ्यूल यानी एयर और ईंधन का मिक्सचर जो है वो भेजा जाता है। वीवीआई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस दोनों को आपने क्या करना है, अच्छे से याद करना है, समझना है। अब पिस्टन जो है हमारा कहाँ चला गया है, बीडीसी पर चला गया है। पिस्टन हमारा कहाँ चला गया है, आप कहेंगे कि सर बीडीसी पर जो हमारा पिस्टन है वो चला गया,
ठीक है, अब हमारा पिस्टन बीडीसी पर, अब पिस्टन फिर से बीडीसी से टीडीसी की तरफ स्टार्ट होगा, तो हमारा स्ट्रोक जो प्रारंभ हो जाएगा वो कंप्रेशन स्ट्रोक प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब हम समझेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में कि कंप्रेशन स्ट्रोक कैसे काम करता है, उसका कार्य क्या होता है। तो हेडिंग आपको डाला हुआ है कंप्रेशन स्ट्रोक का। कंप्रेशन स्ट्रोक की कहानी आप देखिए, पिस्टन कहा था, देखो बहुत ही अच्छा फिगर है, कभी भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इस तरह के फिगर्स में। देखिए पिस्टन जो था ये वाला भाई पिस्टन वाला पार्ट है, इसको जो हम ब्लैक कर रहे हैं ना वो पिस्टन का पार्ट होगा, ठीक है। देखो ये जो देख रहे हो ये जो पार्ट है ब्लैक जो हमने किया ना, तो लगता है कि ब्लैक करने से ज्यादा बेटर है कि रेड कर दिया जाए, ठीक है। देखो ये जो आप देख रहे हो ये अपना पिस्टन है, ठीक है। अब देखिए यहां से इस पिस्टन के अंदर पिस्टन जो है अभी कहां मूव कर रहा था, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर रहा था। अब देखो ये जब इंडक्शन स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक तीनों एक ही बात है। अब देखिए जब यहां पर पिस्टन चलाया, यहां पर टीडीसी के बीडीसी के पास चला जाएगा, फिर पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन यहां से देखो अब जो इसकी स्थिति हो गई है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आएगा। हमारा मकसद क्या समझाने का है, इसको आप लोग समझेंगे। देखिए भैया इनटेक बल्ब था, इनटेक बल्ब से इनटेक बल्ब हो गया, इनलेट बल्ब हो गया, दोनों बात है। यहां से जो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर था वो इस सिलेंडर के अंदर आ गया था। अब देखिए यहां पर क्या है, इस कंडीशन में यहां पर जो पेट्रोल और हवा था, पेट्रोल और हवा जो थी वो ये है, पेट्रोल और हवा क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। और पिस्टन कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर पिस्टन तो आपने रेड वाला बनाया था, तो रेड वाला जो है हमारे पास वो पिस्टन। ध्यान से देखो इस चीज को, अब यहां से चीजें जो है बहुत ही टेक्निकली शुरू हो जाती हैं, तो आपको अब ध्यान देना पड़ेगा। दोनों जो हमने अलग अलग फिगर बनाया है वो आपको लगता होगा कि सेम ही बन गया का, चलो इससे बनाते हैं। अब थोड़ा सा आपको अच्छा से देखो, ठीक है। देखिए भैया अब जो आप ऊपर वाला देख रहे हो ये क्या है, ऊपर वाला जो है वो हमारे पास ईंधन है। यहां पर हम उसको लिख देते हैं कलर बना बना के, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना होगा ये कौन सा है और ये वाला कौन सा है, इसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हो उसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, कभी भी कंफ्यूजन ना होने के चलते। इसको आप ये लिख लीजिए, ये जो है हमारा ये है एयर प्लस फ्यूल है, एयर प्लस फ्यूल है, और ये जो हमारा है वो पिस्टन है, ठीक है। दोनों चीज जो हमने लिखा उसको आप पहले देखिए, फिर हम लोग आए की कहानी को समझने वाले। देखिए भाई देख लिया आप लोगों ने, ये क्या है, एयर प्लस फ्यूल है, यानी एयर प्लस फ्यूल वाला पार्ट ये है, और जो हमारे पास पिस्टन है वो ये है। अब देखो पिस्टन जो है कहां से जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो इस एयर और फ्यूल को क्या करेगा, इस एयर और फ्यूल को क्या करेगा, दबाएगा। क्या करेगा, इसको दबाएगा। तो जब दबाएगा एयर और फ्यूल को, तो किसी भी चीज पर जब हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर, जब हम उसको दबाएंगे तो उसका प्रेशर जो होगा क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वो सिलेंडर क्या है, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी जो होता है वो बढ़ जाता है। क्लियर है, उसका प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। पिस्टन की जो गति है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ है। दोनों वॉल्व जो यहाँ पर होता है वो बंद होता है। इस 3 पॉइंट को आपको क्या करना है, लिख लेना है। क्लियर है, लिख सकते हैं, आइए लिखेंगे भाई, बिल्कुल क्यों नहीं लिखेंगे, लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कंप्रेशन स्ट्रोक, क्लियर है भाई, कंप्रेशन स्ट्रोक में लिखिए।
कंप्रेशन स्ट्रोक। अच्छा, ये चीज तो हम भूल ही गए, चलो भाई करते हैं, उसका भी काम करते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक को हिंदी में संपीड़न स्ट्रोक भी बोलते हैं। संपीड़न स्ट्रोक, ठीक है। चलो इसको भी लिख ही देते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा कि सर आप तो खाली इंग्लिश इंग्लिश झाड़ रहे हैं, ये तो आपने बताया ही नहीं। सक्शन स्ट्रोक को हम लोग ट्यूशन स्ट्रोक के भी नाम से जानते हैं। ट्यूशन या फिर अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण स्ट्रोक, ठीक है भाई। कहीं से कोई दिक्कत? सक्शन को चूसन स्ट्रोक या फिर अंतर्ग्रहण स्ट्रोक इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, ठीक है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक क्या है, इसको आप लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें, पॉइंट नंबर 1 यही है, इसमें इनलेट तथा आउटलेट वाल्व दोनों बंद होता है। क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है। इसे अपवार्ड स्ट्रोक के भी नाम से जानते हैं, इसे अपवार्ड स्ट्रोक, स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट इसमें कि इनटेक स्ट्रोक के अंदर, सक्शन स्ट्रोक में जो हवा और फ्यूल सिलेंडर के अंदर आई थी उसको दबाया जाता है, और दबाने के बाद क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक से, सक्शन स्ट्रोक में ली गई एयर और फ्यूल को दबाया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, एयर और फ्यूल को, एयर और फ्यूल को दबाने के कारण, दबाने के कारण एयर और इसका ताप तथा दाब बहुत अधिक मात्राएं बढ़ जाता है, बहुत अधिक मात्रा में, मात्रा में बढ़ जाता, ठीक है। ये पॉइंट आप पहले लिख लीजिए।
पहले इसको जैसे, फिर हम आगे की ओर बढ़े। देखिए तो चलो देख लिया आप लोगों ने। आइए, संपीड़न स्ट्रोक कहाँ आ गया है? पिस्टन जो है संपीड़न स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ पहुंच गया है। ठीक है, अब क्या होगा ये समझिए। पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ पहुंच गया, और साथ ही साथ उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो है क्या हो गया है, बहुत ही ज्यादा हाई हो गया। अब देखिए, पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में जब पिस्टन यहां पर पहुंचने वाला होगा, टॉप डेड सेंटर के पास पिस्टन जब पहुंचने वाला होता है, उसी समय क्या होता है कि जो स्पार्क प्लग है, ये जो आप देख रहे हो ना स्पार्क प्लग है, ये जो है इसमें स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग क्या करता है? चिंगारी निकालता है, चिंगारी निकालना, बस इसका भाई इतना ही काम होता है, आग लगाना। ठीक है, अब देखिए, स्पार्किंग करना, स्पार्किंग का मतलब चिंगारी निकालना। एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर है उसका प्रेशर और टेम्परेचर पहले से उच्च है, यानी हाई है, उस पे हमने एक छोटी सी चिंगारी क्या है स्पार्क प्लग की सहायता से फेंक दी। तो जैसे ही भैया यहाँ जब पहुंचने वाला होगा, चिंगारी फेंक देता है, तो क्या होता है, ईंधन जलना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? इंजन जो है जलना स्टार्ट होगा, और जब जलेगा तो देखो रेड कलर का दिख रहा है ना, यानी यहाँ पर जलना स्टार्ट हो गया है। और पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ धकेल देगा, पिस्टन को जो है वो नीचे की तरफ धकेल देगा। तो फिर से पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आना जाए। क्या होगा? पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाए। क्लियर है? अब एक चीज देखिए, उसके बाद क्या होगा, यहां पर चला जाएगा, तब तक पूरा फ्यूल जल जाएगा। फिर फ्यूल जल जाएगा, फिर यहां से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो जो जला हुआ गैस है वो बाहर की तरफ यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कहानी। ठीक है, यही चार कहानियां होती है। यहां पर एक चीज देखिए, आप चारों स्ट्रोक में एक चीज देख के बताइए हमको, इसमें से कौन सा एक ऐसा स्ट्रोक है जिसमें ईंधन जल रहा है सिर्फ? तो आप कहेंगे सर ये पावर स्ट्रोक है ना, उसी में ईंधन जलता है, बाकी किसी स्ट्रोक में ईंधन जलता ही नहीं है। तो पावर स्ट्रोक को ही वर्किंग स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रोक को हम लोग वर्किंग स्ट्रोक या कार्यकारी के स्ट्रोक से जानते हैं। क्लियर है भाई? यहाँ पर आप लोग कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आइए, पावर स्ट्रोक की कहानी को लिख लीजिए, और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना? पावर स्ट्रोक देखो, इसमें और आपको अच्छा समझ में आएगा। पावर स्ट्रोक में देखो, यहाँ पे ईंधन जो है जल रहा है, और पिस्टन जो है हमारा नीचे की तरफ आ रहा। ठीक है, तो लिखिए पावर स्ट्रोक को वर्किंग स्ट्रोक्स के भी नाम से जान, वर्किंग, इसको हिंदी में कार्यकारी स्ट्रोक भी बोलते हैं, कार्यकारी स्ट्रोक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि फोर स्ट्रोक इंजन में कितना वर्किंग स्ट्रोक या फिर कार्यकारी के स्ट्रोक होता है? तो आपका आंसर होगा कि सिर्फ एक ही होता है। कौन सा स्ट्रोक होता है? तो पावर स्ट्रोक जो है हमारा वो वर्किंग स्ट्रोक। वर्किंग स्ट्रोक कहने का मतलब कि जिस स्ट्रोक में आपको एनर्जी मिले। ठीक है, तो एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रोक में मिलती है, बाकी तीनों में जो है एनर्जी देना पड़ता है। तो इन तीनों में एनर्जी कहां से आती है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि तीनों में एनर्जी देने का काम करता है फ्लाई व्हील। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि फ्लाई व्हील जो है हमारा स्टार्टर मोटर से कनेक्टेड है, वहीं से एनर्जी जो है वो सप्लाई होता रहता है।
और जब यहाँ पर पावर स्ट्रोक में एक्सेस एनर्जी मिलता है, एक्सेस अधिक मात्रा में जो एनर्जी मिलेगा, इसका कुछ परसेंट जो है तो फ्लाई व्हील अपने पास स्टोर करके रख लेता है, ताकि ये तीनों बार में सप्लाई करे और एक बार में, यही हमने आपको फंक्शन बताया था फ्लाई व्हील का, यह एनर्जी को स्टोर तथा रिलीज करने का भी कार्य कर। क्लियर है? इंजन के स्मूथ फंक्शनिंग में फ्लाई व्हील का बहुत बड़ा योगदान होता है। पावर स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक, कार्यकारी स्ट्रोक, तीनों एक ही बात है। इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, पावर स्ट्रोक। पॉइंट नंबर 1, जब पिस्ट, इसको ऐसे लिखिए, कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में स्पार्क प्लग द्वारा, स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी निकाली जाती, चिंगारी निकाली जाती है, जाती है, जो उच्च ताप तथा दाब वाली एयर और फ्यूल के रेशियो को, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, मिश्रण को जला देता है, देता है, और इससे उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती, उष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में, अब देखिए पिस्टन की गति लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 2, पिस्टन की गति, पिस्टन की गति पीडीसी से बीडीसी की तरफ होती। ठीक है, पावर स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन की जो गति होती है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती। चलिए पावर स्ट्रोक हो गया। पावर स्ट्रोक में दो ही चीज याद रखना है। आ जाओ, अब जो हमारे पास लास्ट स्ट्रोक बचता है वो बचता है स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक की कहानी आपको समझ, देखिए अब पिस्टन जो है कहाँ चलाएगा, फिर से पावर स्ट्रोक में ईंधन जलने के बाद ये बीडीसी के पास चला जाएगा। जब यहाँ पर ईंधन पूरी तरीके से जल जाता है तो उष्मा ऊर्जा जो होती है वो मिल जाती है, उस उष्मा ऊर्जा को क्या करते हैं, उससे हम लोग पावर ट्रांसमिटिंग में उसका उपयोग कर लेते हैं। अब जो ईंधन जल गया तो जला हुआ कुछ गैस है उस सिलेंडर के अंदर है, उस सिलेंडर के अंदर बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारा इनटेक वाल्व है वो तो क्लोज ही रहता है, जो आउटलेट वाल्व है उसको हम लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं। आउटलेट वाल्व को जैसे ही खोल देंगे क्या होगा, जो जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकल जाती हैं। ये प्रोसेस आप लिख लीजिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, बस छोटा सा पॉइंट। ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, पॉइंट नंबर, इसमें पिस्टन की गति
पिस्टन की गति बीडीसी से तरफ होती। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आउटलेट वाल्व खुला होता है खुला होता है तथा जली हुई गैसें जली हुई गैस आउटलेट वाल्व की सहायता से आउटलेट वाल्व की सहायता से बाहर निकल जाती बाहर निकल जाती बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार जो है हमारा इंजन ऑपरेशन का जो पहला टॉपिक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है वो खत्म हो गया। ठीक है। इस आई की कहानी को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को, और उसके बाद आपको 2 स्ट्रोक पढ़ना है। 2 स्ट्रोक पढ़ने के बाद जो अपना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से रिलेशन है उसको भी जानना है, और इस प्रकार से चैप्टर जो है आपका वो क्लोज। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आप इस क्लास को एक बार और ज़रूर देखिएगा, और फिगर की सहायता से जो हमने समझाने का कोशिश किया उसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। ठीक है। इस क्लास का यहीं पेंट करते हैं हम लोग, फिर आप लोगों से मिलेंगे कल तक। आप लोग सभी लोगों का थैंक यू। जय हिंद।